नमस्कार छात्रों, आज का अपना टॉपिक है सत्ता, अथॉरिटी। सबसे पहले सत्ता का अर्थ, सत्ता किसे कहते हैं। सत्ता को राजव्यवस्था रूपी शरीर की आत्मा कहा जा सकता है। यह विभिन्न राजनीतिक क्रियाओं जैसे प्रभाव, नेतृत्व, शक्ति आदि का मूल उपकरण है। सत्ता के माध्यम से ही समन्वय, निश्चय, निर्माण, पदसोपान, अनुशासन, प्रत्यायोजन आदि प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती हैं, संभव होती हैं। सत्ता औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार के संगठनों में महत्वपूर्ण होती है। इसकी अवहेलना नहीं की जा सकती है। इतना होने पर भी सत्ता के संबंध में भिन्न भिन्न विचारधाराएं पाई जाती हैं। विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न प्रकार से परिभाषित किया है, जिसकी कुछ मुख्य परिभाषाएं इस प्रकार है। हेनरी फ्योल ने सत्ता आदेश देने का अधिकार एवं उसके पालन कराने की शक्ति है। इसी प्रकार रोवेन के अनुसार सत्ता व्यक्तियों या व्यक्ति समूह को हमारे राजनीतिक निर्णय के निर्माण तथा राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करने का अधिकार है। यूनेस्को की एक रिपोर्ट के अनुसार सत्ता वह शक्ति है जो कि स्वीकृत, सम्मानित, ज्ञात और औचित्यपूर्ण हो। माइस्ट्रेटेड के अनुसार सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है, स्वयं शक्ति नहीं है। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर जो निष्कर्ष निकलता है उसके अनुसार सत्ता सामान्य स्वीकृति के साथ शक्ति प्रयोग को कहा जाता है। वह शक्ति की तरह, किंतु शक्ति द्वारा नहीं बल्कि उचित होने के कारण दूसरों को अपने अनुकूल प्रभावित करने का साधन है। इसका वास्तविक आधार अधीनस्थ नहीं वरन अधीनस्थों द्वारा उनकी सहमति है। अब सत्ता और शक्ति, अथॉरिटी और पावर में क्या है। सत्ता और शक्ति प्राय समानार्थी रूप में प्रयुक्त होते हैं, जबकि राजनीति विज्ञान में दोनों शब्दों को पृथक पृथक अर्थ है। सत्ता आवश्यक रूप से वैधानिक निहितार्थ रखती है, जबकि शक्ति का वैधानिक होना जरूरी नहीं है। यद्यपि शक्ति का वैधानिक प्रयोग उसे सत्ता में बदल देता है, शक्ति को सत्ता के अभाव में अधिक समय तक प्रभावकारी नहीं रखा जा सकता। शक्ति के लक्षणों की दृष्टि से वह सत्ता से भिन्न लिए हुए यथा अनिश्चित, असंस्थागत है, जबकि सत्ता आवश्यक रूप से सच्चाई से संस्थाई, स्पष्ट एवं निश्चित होती है। कार्ल फ्रेडरिक के अनुसार सत्ता शक्ति का एक रूप नहीं, अपितु यह इसके साथ चलती है। यह व्यक्तियों का एक ऐसा गुण है जो उनकी शक्ति में वृद्धि करता है। यह ऐसा तत्व है जो शक्ति को उत्पन्न करता है, परंतु शक्ति स्वयं वो शक्ति नहीं है। अब शक्ति के प्रकार मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही के अध्ययन से सत्ता के सिद्धांत को विस्तृत विवेचन किया गया है और सत्ता के वर्गीकरण का प्रयास किया है। इसलिए उनके नौकरशाही के सिद्धांत को सत्ता के सिद्धांत की संज्ञा दी जाती है। उनके अनुसार सत्ता का अर्थ दूसरों पर नियंत्रण ही आधिकारिक शक्ति है। मैक्स वेबर ने सत्ता को 3 प्रकार से बताया जो निम्नलिखित है। पहला है पारंपरिक सत्ता। सत्ता के इस रूप का जैसा नाम से ही स्पष्ट है, आधार पर परंपरागत होता है। किसी भी राजनीतिक पद के आदेश या आज्ञा का जनसमूह द्वारा पालन परंपराओं के सम्मान के कारण किया जाता है। मैक्स वेबर के अनुसार जहां आज्ञा पालन की बाध्यता निर्व्यक्तिक आदेश पर नहीं अपितु परंपरागत कर्तव्यों के क्षेत्र के अंतर्गत व्यक्तिगत अधीनता के रूप में किया जाता है, परंपरागत सत्ता कहलाती है। नौकरशाही द्वारा सत्ता प्राप्त करने का एक प्रतिरूप प्राचीन काल में और विकसित समाजों में पाया जाता है। आधुनिक युग में कतिपय राजतंत्रात्मक प्रणालियों में इसका औपचारिक रूप विद्यमान है।
दूसरा, करिश्माई सत्ता। सत्ता का यह प्रतिरूप कमोवेश मानव इतिहास के सभी कालखंडों में अपना प्रभाव रखता है। मानव समाज में कतिपय व्यक्ति या मानव अपने व्यक्ति गुणों, अनुभवों के कारण विशिष्ट स्थिति को प्राप्त कर रहे हैं। उनकी यह गुणों की विशेषता उन्हें नायकत्व प्रदान करती है। इनका समाज द्वारा व्यापक रूप से अनुगमन किया जाता रहा है। कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति के कारण शेष समाज को नेतृत्व प्रदान करता है तो यह करिश्माई कहलाती है। मैक्स वेबर के अनुसार करिश्माई गुणों से संपन्न नेता का सम्मान उसने व्यक्तिगत आस्था और उसके द्वारा नायक के उदाहरण स्वरूप गुण की अभिव्यक्ति के कारण होता है। जहाँ तक कि वे व्यक्ति के इस करिश्मा में विश्वास के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे भारत में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी का नेतृत्व सत्ता का एक प्रकार का कालांतर में सत्ता के अन्य प्रकारों के रूपांतरित हो जाता है, जिसे टालकाइट पार्सन करिश्मा का दैनिकीकरण कहते हैं। तीसरी है बौद्धिक और कानूनी सत्ता। सत्ता के इस प्रतिरूप में राजनीतिक एवं प्रशासकीय पद को धारण करने के आधार तर्कसंगत वैज्ञानिक नियम होते हैं। जनसमूह द्वारा उस पद की आज्ञा पालन उसको धारण करने वाले व्यक्तियों के कारण नहीं, बल्कि उसके वैधानिक रूप से स्थापित सत्ता के कारण किया जाता है। मैक्स वेबर के अनुसार यह सत्ता पद की सत्ता का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों पर उस सीमा तक लागू होती है जहां तक कि वे अपने आदेशों की औपचारिक वैधता और पद की सत्ता के क्षेत्र के अधीन कार्य करते हैं। तो इस प्रकार की सत्ता में किसी पद के मुख्य आधार संविधान द्वारा निर्धारित होते हैं। संविधान द्वारा ही उस पद के अधिकार तय होते हैं, जिनकी सीमाओं के अंतर्गत ही पद धारक अपनी सत्ता का प्रयोग कर सकता है। आधुनिक शासन प्रणाली में सत्ता का यही प्रतिरूप स्वीकार्य है। वैधता, लेजिस्लेटिविटी। राजनीति विज्ञान में राजनीतिक विकास एक सभ्यता की प्रगति के साथ साथ दमनात्मक शक्ति का प्रयोग कम होता जा रहा है, और जहां कहीं भी अपवाद स्वरूप इसका प्रयोग किया जाता है उसके पीछे जन समर्थन रहता है। इस जन समर्थन अथवा सहमति को अपन औचित्यपूर्णता कहते हैं, वैधता कहते हैं। कार्ल जे फ्रेडरिक के अनुसार वैधता नियमों और शासकों के न्यायिक संगत होने का प्रतीक होने से ही उसकी सत्ता को बढ़ाती है। इसी प्रकार डॉन स्टनवर्जर के अनुसार वैधता सरकारी शक्ति का एक ऐसा आधार है जिसका प्रयोग सरकार इस जानकारी के आधार पर करती है कि उसे शासन करने का अधिकार है तथा उसके शासन करने के अधिकार को शासितों की स्वीकृति प्राप्त है। तो औचित्यपूर्णता एक विशेष विचार या नियम है जो किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा राजनीतिक पद के ग्रहण करने अथवा विशेष या सामान्य परिस्थितियों में एक व्यक्ति या समूह के द्वारा शक्ति के प्रयोग का अवसर इस आधार पर देता है कि जनता या उसका बहुत बड़ा भाग यह स्वीकार करता है कि उनका अधिकारी सत्ता प्राप्त करने के सामान्य स्वीकृति के नियम एवं विधियों पर आधारित है। इस औचित्यपूर्णता का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि वैधता प्राप्त होने के बाद बल, दमन आदि के प्रयोग की अधिक आवश्यकता नहीं रहती है। जहाँ तक इसका प्रयोग किया जाता है वह मान्य होता है। प्रजातांत्रिक सरकार को औचित्यपूर्णता की सर्वाधिक आवश्यकता रहती है। अब सत्ता एवं औचित्यपूर्णता में संबंध क्या है? औचित्यपूर्णता एवं सत्ता के घनिष्ठ संबंध का विवेचन मैक्स वेबर द्वारा किया गया है। सत्ता प्रभाव का अत्यधिक कुशल रूप है और कोई भी राजनेता औचित्यपूर्णता के माध्यम से ही सत्ता में परिवर्तन करने का प्रयास करता है। दमनात्मक शक्ति की अपेक्षा औचित्यपूर्ण सत्ता न केवल अधिक स्थायी ही होती है बल्कि वह कम से कम राजनीतिक साधनों के होते हुए भी शासकों को शासन करने के योग्य बनाती है। यही कारण है कि औचित्यपूर्णता विहीन सैनिक
शासन कभी स्थायी नहीं हो पाते। प्रजातांत्रिक व्यवस्था को औचित्यपूर्णता की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रजातंत्र को जनता की इच्छा के अनुरूप थोपा नहीं जा सकता। यदि एक विशाल समुदाय भी प्रजातंत्र का विरोध करता है तो भी प्रजातंत्र के भावी जीवन को खतरा पैदा हो जाता है। यही कारण है कि विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाएं समय समय पर औचित्यता प्राप्त करने का प्रयास करती हैं। औचित्यतापूर्णता के कारण ही कभी कभी प्रजातंत्र में भी पदानुक्रम, नौकरशाही, सैनिक एवं पुलिस संगठनों अथवा दमनात्मक प्रयोगों एवं सत्ताधारियों के विशेष अधिकारों को जनता द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। इस प्रकार औचित्यपूर्णता के अभाव में सत्ता अप्रभावशाली होती है। ये थी शक्ति, सत्ता और वैधता।